हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी में ही हम लोगों ने एक तरीके से प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था कि उसके कोरिलेशन वाला चैप्टर और पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, ठीक, कृषि। हम इसे सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं कि ताकि हमें समझ में आए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे हमने फिजिकल डिवीजन पढ़ाया, उसके बाद हमने मानसून पढ़ाया, मृदा पढ़ाया, क्योंकि देखिए एक तरीके से सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं इस चीज को बनाने में, एग्रीकल्चर या किसी भी जगह को बनाने में, ठीक है। उसमें आपको टेम्परेचर है, एक तरीके से उच्चवास देख सकते हैं, वहां का जलवायु कैसा है, मृदा कैसी है, ये सब सारी चीजें एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि, एक तरीके से कृषि की अगर वर्तमान कृषि को ना देखते, अगर शुरुआती कृषि के बारे में अगर हम जानने को जो मिलता है हमें, नव पाषाण काल से मिलता है। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पाषाण काल को। पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब होता था पत्थर का काल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते थे यूज के लिए, एज ए यूज के लिए, मतलब हंटिंग के लिए हो गया, एक तरीके से किसी भी चीज के लिए, मतलब पत्थर से रिलेशन था, इसीलिए उस समय को पाषाण बोल दिया गया, ठीक है। तो उस समय कृषि का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है नव पाषाण एवं पशुपालन का भी, ठीक। कृषि में एक तरीके से पशुपालन को भी इंक्लूड किया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे मिश्रित कृषि, ठीक। मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है। जैसे कि कृषि हो गया तो कृषि ऑफ सीजन में एक तरीके से हम पशुचारण या पशुपालन भी करते हैं, जैसे दूध हो गया, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, ठीक। तो सबसे पहली बात होती है कृषि की परिभाषा क्या है, ठीक। आपको पता होगा या आप लोग पढ़े भी होंगे इकोनॉमिक्स में, प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये सब सेक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कृषि एक तरीके से प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक। प्राथमिक क्रिया के अंदर इसमें विभिन्न चरण की चीजें शामिल है। क्या क्या चीजें शामिल है, खेतों की जुताई से लेकर एक तरीके से सिंचाई हो गई, और जो बीज हम लगाते हैं खेत में वो सारी चीजें, कटाई हो गई, ढुआई हो गई, ये सब सारी चीजें कृषि के अंतर्गत आती है। इसको एक तरीके से व्यवस्थित रूप को ही कृषि कहा जाता है, कृषि, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कोई खेत है, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, एक सबसे पहली बात लैंड की जरूरत पड़ेगी, उसमें उसको मिट्टी, बढ़िया मिट्टी होना चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, कौन सा बीज हम क्या उगाना चाहते हैं ये चीजें डिपेंड करेगी, और फिर सिंचाई के, फिर उसमें कितने आदमी, कितनी क्या चीजें लगेंगी, ये पूरी तरह से व्यापक चीजों को कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले के जमाने में जो कृषि देखिए दो तरीके से होती थी। एक थी हम लोगों की पारंपरिक कृषि, ठीक है। पारंपरिक कृषि थी। पारंपरिक कृषि में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आप अगर कृषि में अगर आप देखेंगे तो पारंपरिक कृषि एक आधुनिक कृषि, ठीक। ये बाद में, ये पहले था, ठीक। पारंपरिक कृषि में दो चीजें हैं, एक था जीवन निर्वाह कृषि था, और एक है व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि का मतलब होता है कोई भी उत्पादन हम करते हैं उसे बेचने हेतु उत्पादित करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब हम बेचने के पर्पज से। लेकिन देखिए जीवन निर्वाह कृषि के इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक होता है मतलब जीवन, मतलब खाने कमाने के लिए बस, ठीक है। एक होता है संघनन कृषि। संघनन कृषि का मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पे होता है, उसमें कई लेबर या कई एक तरीके से आदमी लगते हैं, चीजें लगती हैं, हर चीजें लगती हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक। ये सब चीजें तो मैं एक तरीके से मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला अगर कृषि में अगर सुधार का जो प्रयास किया गया था इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, वो एक तरीके से 60 और 70 के दशक में हुआ था, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन द्वारा एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था या नाम दिया गया था, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ही होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है एक तरीके से आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, आप लोगों ने 1962 वॉर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर हुआ था, ठीक। उस वॉर से इंडिया पे इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि खाद्यान्न, एक तरीके से जितने भी खाद्यान्न थे उस पर इम्पैक्ट पड़ा एक तरीके से। जैसे वर्तमान समय में हम खाद्यान्न एक तरीके से देखेंगे, खाद्यान्न आत्मनिर्भर है, ठीक। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि हमारे पास स्टॉक नहीं बचे हुए थे, ठीक। तो उन चीजों को देखते हुए सरकार ने कई स्कीम लागू किए हरित क्रांति के माध्यम से चीजों को। तो सबसे पहला आप देखेंगे इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में 5 फेजेस हैं। कौन कौन से 5 फेजेस? 5 फेजेस में पहला फेज एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज था, ठीक।
एक्सपेरिमेंटल फेज, जिसमें आप देखेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की यूज हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरीके से इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से ये 7 डिस्ट्रिक्ट में चीजों को लगाया गया था। एक तरीके से ये सफल रहा था, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था। जिसके बाद आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1964 था, ठीक। वही फेज 2 में जब देखेंगे फेज टू का 1967 से 1970 के बीच। हालांकि आप इसके बीच में भी एक वॉर हुआ था 1965 में, इंडोर पाक वार जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी इंडिया में एक तरीके से खाद्यान्न की कमी देखी गई, जिसके कारण एक तरीके से हमारे सीड्स को एक तरीके से या एक तरीके से खाद्यान्न की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था फेज 2 में, ठीक। और फेज 3 क्या है, ये एक तरीके से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में लागू किया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यूपी और बिहार में लागू नहीं किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन उसमें कमी क्या थी, रोड की कमी थी। संसाधन है, खेत भी हैं, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। आप कभी बिहार के दक्षिणी बिहार में जाएंगे तो एक तरीके से उत्तरी बिहार के कंपेरिजन में वहां नदियां कम है, नदियां हैं तो पठारी क्षेत्र से निकली हुई हैं, उतना पानी नहीं होता, जिसके कारण व्यापक कृषि विस्तार नहीं हो पाता है, ठीक। और सबसे बड़ा बात होता है इसके इंट्रोड्यूस कर सफल न होने का हरित क्रांति हमारे यूपी और बिहार में, एक तरीके ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक। न होने का कारण ही है एक तरीके से रोड अच्छा नहीं होना, ठीक। पारंपरिक एक तरीके से सामाजिक कुरीतियां, पंजाब के किसान जो थे या हरियाणा के किसान जो थे, गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम लाई गई थी हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए, उन चीजों के बारे में वो समझे, वो जाने, एक तरीके से समझते थे कि इन चीजों को अप्लाई करने से हमारे खेतों में या हमारे जो सीड्स लगाएंगे या हमारे अनाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन वह यूपी बिहार के जो किसान थे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो चीज हकीकत मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, वो लोग सामाजिक कुरीतियों में फंसे रहे। वो लोग बोले कि नहीं ये चीजें खराब है, मतलब ये हमारे फसल को खराब कर देगी। ये कई कारण है सब सारी चीजों की, ठीक है। तो चलिए मैं इन चीजों को लिखा देता हूं। देखिए इसमें ये तो थर्ड प्रोसेस था, एक थर्ड फेज था, ठीक। थर्ड फेज कब हुआ आप देखेंगे, थर्ड फेज फिर आपका 1970 के बाद हुआ था फेज थर्ड। वो कहा हुआ था, एक तरीके से जो फेज सेकंड था वो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान कभी जाएंगे, राजस्थान एक एरिड है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था के कारण आप राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट देखे, जहाँ गंगापुर डिस्ट्रिक्ट देखे, वहां पे एक तरीके से ग्रीन सिटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। वहां इतनी कृषि पैदावार ज्यादा होती है, क्यों? वहां से जो नदियां निकलती, पंच नदियां जो हिंदू, झेलम, ये सब सारी चीजें पंजाब से निकलती, वहां से नहरों के माध्यम से एक तरीके से कृषि का विस्तार वहां किया गया, ठीक है। हालांकि अब धीरे धीरे इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं इन एग्रीकल्चर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। आइए हम इसके बारे में कुछ चीजों को लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कृषि, वास्तव में कृषि एक प्रक्रिया का उदाहरण है जिसमें शामिल है खेतों को तैयार करने से लेकर सिंचाई, खेतों में लगे लोग, ढुलाई, बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, ठीक। जो भी चीजें हम उत्पादित करते हैं उसको बाजार तक भी ले जाने की एक जिम्मेदारी होती है, सम्मिलित चीजों को हम कृषि कहते हैं, ठीक है। तो कृषि के प्रकार क्या क्या थे मैंने बताया था, निर्वाह कृषि, जिसे आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। आदिम निर्वाह का मतलब जो केवल खाने और कमाने, मतलब खाने के लिए जो भी खेती होती थी, ठीक। एक होता है व्यवसायिक कृषि, ठीक। व्यवसायिक कृषि का मतलब लाभ हेतु कोई भी कृषि हम करते हैं, मतलब कि बहुत ही एक्सटेंसिव फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको गन्ना हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये सब चीजों को हम जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादित करते हैं या जो भी चीजें हम मतलब खेती जिसकी भी करते हैं उसको बेचने हेतु पर्पज, जो भी हम चीजें बाजार में बेचने के पर्पज से खेती करते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पारंपरिक कृषि एक है, संगठन कृषि। पारंपरिक कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। असल में पारंपरिक एक तरीके से जब ग्रीन रिवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई तो एक तरीके से पारंपरिक कृषि को हम आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने को भी एक तरीके से हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक तरीकों में हाई यील्डिंग वैरायटीज के जो सीड हम लोग उपयोग किए, फिर एक तरीके से हम लोग की जो उत्पादन की निर्भरता थी, वो जो उपज होता था वो ज्यादा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जो पैसे बहुत ज्यादा लगते थे वो कम हुआ, ठीक है। उर्वरक की जो क्षमता थी वो बढ़ाई गई, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम ज्यादा, अब देखिए वर्तमान समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। उर्वरक का कम से कम यूज, एक तरीके से पर्यावरण को भी देखकर ये चीजों को लागू किया गया था, ठीक है। ये चीजें नोट कर उसके बाद मैं स्थानांतरित कृषि को लिखाता हूँ, किन किन चीजों में मतलब कहाँ कहाँ
जैसे विभिन्न देशों या विभिन्न राज्यों में स्थानित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोट करिए इस चीज को। तो चलिए उदाहरण पढ़ लेते हैं हम स्थानांतरित कृषि के, ठीक है। एक तरीके से ये पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, ठीक, और वो भारत के पर्सपेक्टिव में है। मिल्पा एक स्थानांतरित झूमिंग कृषि भी जिसे बोलते हैं, कहाँ पर मतलब देखने को मिलती है, मैक्सिमम और मध्य अमेरिका। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, मैच द कॉलम में करके पूछा, इसलिए मैंने ये इस चीज को नोट डाउन जरूर करा है, क्योंकि एग्जाम देखिए कृषि से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। डाटा पूछ देगा, अगर करंट का कोई डाटा है, डाटा पूछता है, फिर मिश्रित कृषि के बारे में पूछेगा, कृषि व्यवस्था के बारे में पूछ देगा, ऐसे चीजों के बारे में फिर, ठीक है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोनुको कहाँ पे फेमस है या कहाँ पे ऐसी खेती देखने को मिलती है हमें, वेनेजुएला, ठीक। रोका कहाँ के देखने को मिलती है, ब्राजील। और मशोले कांगो और मध्य एशिया, ठीक। लदांग कहाँ का देखने को मिलता है, इंडोनेशिया, मलेशिया। रे कहाँ देखने को मिलता है, वियतनाम, वियतनाम रे ऐसे करके याद कर सकते हैं। तुंग्या म्यांमार, म्यांमार भी हालांकि इसमें चाइनीज के थोड़ा थोड़ा नाम लग रहा है तो ये लोग आप लोग कर लेंगे, तुंग्या म्यांमार। चेना श्रीलंका, चेना श्रीलंका ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। कैगिन फिलीपींस, कैगिन फिलीपींस, ये चीजें आप लोग ऐसे जब पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक। स्थानांतरित किसी भारत के प्रोस्पेक्ट में, ठीक। झूम कहाँ से, उत्तर पूर्व के सर, मतलब उत्तर पूर्व में, मतलब कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक। बेवर या डहिया कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक। पोड़ू या पेड़ा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कुमारी पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। कोमान, पामाडमी उड़ीसा, बालेर और वाल्टेरे दक्षिण पूर्व राजस्थान, ठीक। राजस्थान आप लोग मैपिंग के हिसाब से जान रहे राजस्थान किस साइड है। और खील, ठीक, खील किधर, हिमालयन क्षेत्र में। कुरुआ झारखंड, ठीक। और पामालू मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। इन चीजों को नोट कर उसके बाद मैं हरित क्रांति के बारे में कुछ दिखाता हूँ। चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लेकर उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वह कार्यक्रम जिसने भारत की पारंपरिक कृषि को आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि में परिवर्तित किया, उसे हरित क्रांति कहा जाता है। पारंपरिक कृषि का मतलब होता है हम पुराने ही ढंग से कृषि करते थे, मतलब जो आधुनिक चीजों का, जैसे ट्रैक्टर होगा, पहले हम बैलगाड़ी या बैलों का यूज करते थे खेती के लिए, तो उतनी एक तरीके से प्रोडक्टिविटी या उत्पादन नहीं हो पाता था। आधुनिक चीजों को जब हम लोगों ने अपनाया, जिसमें कि हाई यील्डिंग वेराइटीज हो गया और तीसरे के ट्रैक्टर, जोत के आकार में परिवर्तन हुआ, और फिर हम लोग उर्वरक का प्रयोग किया, एक तरीके से मिट्टी पर ध्यान दिया, उसके सॉइल फर्टिलिटी पर हम लोगों ने ध्यान दिया, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक। उसे कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं, एम एस स्वामीनाथन आप लोग लिख लीजिए, हालांकि आप लोग जान रहे हैं वैसे, ठीक है। कृषि में किया गया वह परिवर्तन जिसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, जैसे कि एक तरीके से वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कृषि में बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी पॉलिसी चलाई जा रही हैं कि भारत खाद्यान्न में एक तरीके से आत्मनिर्भर हो। खैर अभी भी है, हालांकि इंडिया में आप देखेंगे इंडिया का 54% जो भाग है पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। हमारा भारत में 54% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसीलिए इंडिया को कृषि प्रधान क्षेत्र भी बोला जाता है। 54% लोग कृषि में संलग्न है, ठीक। एक तरीके से फिर अगर इसके बारे में कुछ और भी अगर बताया जाए कृषि के बारे में, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, ठीक है। 2020 और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 20.21% ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका उत्पादन को शामिल किया गया था, मतलब वो चीजें शामिल है। ये सब डाटा है, करंट का डाटा एग्जाम में जब भी पूछेगा, करंट के डाटा पब्लिश रहेंगे, उसको पढ़ के जाइएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीजें थी, और इन सब चीजों को पढ़ने के उपरांत एक चीजें जो छूट गई तो मैं बता देता हूँ। भारतीय कृषि को ना एक तरीके से 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 15 जलवायु क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं स्थलाकृति ऊंची है, कहीं बारिश ज्यादा है, तो कहीं रेतीली मैदान है। उनके हिसाब से 1989 में योजना आयोग, जिस परिवर्तित नाम है अब जिसे नीति आयोग बोला जाता है, उसी ने ताप, उच्छ्वास, जलवायु, मिट्टी, उसके अनुसार भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से आप देखेंगे तो इंडिया के मैप के हिसाब से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक। 15 जलवायु क्षेत्र में क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। हालांकि मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसको कंप्लीट कराऊंगा, क्वेश्चन में कंप्लीट जो चीजें छूट रही है क्वेश्चन के रूप में उस चीजों को करा दूंगा, ठीक है। 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। आइए हरित क्रांति के विभिन्न चरणों को पढ़ लेते हैं। फेज फर्स्ट की शुरुआत जो हुई थी 1964 में, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज था, ठीक। एक तरीके से शुरुआती दौर था, IADP इंटेंसिव
एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हालांकि इस चीजों को 7 डिस्ट्रिक्ट या 7 स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह जाना जाता है, मतलब उस पर लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल फेज था। हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज, बीज का यूज किया गया, सीड्स का प्रयोग किया गया 7 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट में। ठीक, फेज सेकंड क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन की मेनली अगर तरीके से जो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत जो भारत में इस फेज में 1967 से 1970 जब इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के उपरांत ये चीजें स्टार्ट हुई। कहाँ हुई थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हालांकि ये यूपी बिहार में हुई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से वहां सफल नहीं हो पाई थी। मैंने कारण बताया है, गेहूं का उत्पादन जो था पिछले वर्षों की तुलना में 2.8% बढ़ा था। ठीक, फेज थर्ड में क्या है, 1970 के बाद ये शुरू हुई थी, मुख्यतः चावल की खेती। आप जैसे इंडिया में ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जलवायु पर निर्भर करती है कि किस साइड क्या चीज, मतलब चावल में हमें जैसे कि पानी ज्यादा चाहता है तो वेस्ट बंगाल या पूर्वी बिहार में आप जाएंगे, या जूट में पानी चाहता था तो उन क्षेत्रों में वो चीजें आपको देखने को मिलती है, उसके अनुसार ये चीजें हैं। ठीक है, चावल पूर्वी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। शुष्क कृषि, एक तरीके से आप वेस्टर्न यूपी या राजस्थान या गुजरात के क्षेत्र में चले, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर आप देखेंगे मोटे अनाज की खेती बहुत होती है। ठीक है, फेज 1980 जो फेज फोर्थ है, 1980 के बाद शुरू हुआ। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। इसे ड्राई फार्मिंग का नाम दिया गया। ड्राई फार्मिंग मतलब मिलेट्स हो गया, दलहन की फसलें हो गई, जो दाल वाल, उनमें पानी थोड़ी सी कम चाहती है, एरिड एरियाज में भी हो जाती है। ठीक, ये आंशिक रूप से सफल, उतनी सफल है लेकिन सफल थी फिर भी। ठीक, एक बचता है फेज 5 है, जो मिशन इंद्रधनुष के रूप में भी जाना जाता है, या रेनबो एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसमें आप पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पिंक रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, व्हाइट रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, ब्राउन रिवोल्यूशन, ये सब गोल्डन रिवोल्यूशन, ये सब सारी चीजें उसमें शामिल है। तो अगले लेक्चर में इन चीजों को हम कंप्लीट करते हुए कंबाइन दोनों लेक्चरों के क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें आप तरीके से बैकग्राउंड था मैंने क्लियर करके चीजें बताई, जो इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि, वहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। ठीक है, और फिर करंट का डाटा पब्लिश जो होती है वो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आई होप लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।